एक छोटे से गांव में रुक्मणी नाम की महिला रहती थी। वह अपने दोनों बेटों के साथ रहती थी। बड़ा बेटा मनोज सीधा सादा और कम कमाने वाला व्यक्ति था। उसकी शादी सुजाता नाम की लड़की से हुई थी, जो गरीब थी लेकिन स्वभाव से सरल और संस्कारी थी। सुजाता की गरीबी उसकी सास रुक्मिणी को कभी पसंद नहीं आई। वह हमेशा उसे ताने देती, अपमानित करती और कभी कभी तो उसे खाना भी ठीक से नहीं देती थी। देखो सुजाता, इस घर में रहना है तो अपनी औकात में रहो। तुम्हारे मायके से कुछ भी नहीं आया तो तुमसे हमें कोई उम्मीद भी नहीं है। माँ जी, मैं तो इस घर को अपना समझकर अपने कर्तव्यों का पालन कर रही हूँ और मैंने हमेशा परिवार के हित में सोचा है। यदि कभी मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे सुधारने का अवसर दें, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल इस घर के हर सदस्य का भला करना है। माँ, आप सुजाता से ऐसा मत कहिए। वह घर के सारे काम करती है और कभी कुछ शिकायत नहीं करती। चुप रह, तेरा बस चले तो इस भिखारिन को सिर पर बैठा ले, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अन्ना का नेता नहीं होने दूंगी। मनोज अपनी माँ के आगे हमेशा चुप ही रहता था। वह जानता था कि कुछ भी कहने से कोई फायदा नहीं होगा। कुछ साल बाद छोटे बेटे सुरेश की शादी निशा नाम की लड़की से हुई, जो एक धनी परिवार से आई थी। निशा पढ़ी लिखी, समझदार और आधुनिक विचारों की थी। उसके साथ ढेर सारा दहेज और धन आया, जिससे रुक्मिणी बहुत खुश थी। निशा, तुम तो इस घर की असली लक्ष्मी हो। तुम्हारे आने से घर में रौनक आ गई है। धन्यवाद माँ जी, आपके आशीर्वाद से मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये घर मेरे लिए सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि मेरे सपनों, आशाओं और परिवार की गर्मजोशी का प्रतीक है, जिसे मैं पूरी निष्ठा से अपनाऊंगी। अब रुक्मिणी का पूरा ध्यान निशा पर था। बड़ी बहू सुजाता की अब किसी को परवाह नहीं थी। माँ जी, मुझे खेद है कि सुजाता दीदी शायद आज के दिन अपनी आदतों और कुशलता में थोड़ी कमी दिखा रही है, लेकिन मेरा यह मानना है कि उनकी क्षमताओं में सुधार की संभावनाएं असीमित है। परंतु आज की इस असंतोषजनक स्थिति से यह प्रतिक्रम और सजगता की आवश्यकता है, जिससे हमारा घर फिर से सुव्यवस्थित और खुशहाल बन सके। ने इस तरह सुजाता को घर में बिल्कुल महत्वहीन बना दिया गया। अब उससे केवल नौकरानी की तरह देखा जाने लगा। एक दिन निशा ने अपनी सास से कहा कि सुजाता इस घर के लिए बोझ बन चुकी है और उसे निकाल देना चाहिए। मनोज, अगर तुझे अपनी माँ चाहिए तो इस औरत को घर से निकाल दे, नहीं तो मैं खुद घर छोड़ दूंगी। मनी गद्दी की जाने दो। सब मत कहिए। सुजाता कहाँ जाएगी? देसी के करो पार। मनोज, मुझे अब यह महसूस होता है कि इस घर की आंतरिकता और यहाँ के व्यवहार मेरे आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के अनुरूप नहीं है। इसलिए मैंने ठान लिया है कि मैं अपनी स्वतंत्रता और सम्मान की राह पर चलूंगी और अपने लिए एक नवोज्ज्वल जिंदगी की शुरुआत करूंगी, जहां मैं अपने निर्णय स्वयं ले सकूं। सुजाता ने घर छोड़ दिया और अकेली ही शहर की ओर निकल पड़ी। शहर में सुजाता ने एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर ली और वहां रहने लगी। उसने ठान लिया कि वह पढ़ाई पूरी करेगी और अपने लिए एक नई जिंदगी बनाएगी। मनोज भी धीरे धीरे सुजाता के साथ शहर आ गया और उसने उसका साथ दिया। लेकिन मनोज को यह नहीं पता था कि सुजाता किस परीक्षा की तैयारी कर रही थी।
सुजाता, तुम कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रही हो? मनोज, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैंने अपनी तैयारी पूरी लगन और मेहनत के साथ की है। इसलिए यह सिर्फ एक सामान्य परीक्षा नहीं, बल्कि मेरे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। और मुझे पूरा यकीन है कि परिणाम मेरे कठिन परिश्रम के अनुरूप ही आएंगे। इसलिए तुम बेफिक्र रहो, ठीक? दरअसल सुजाता ने आईएएस की परीक्षा दी थी, लेकिन मनोज इससे अनजान था। कुछ समय बाद जब रिजल्ट आया तो सुजाता ने आईएएस की परीक्षा पास कर ली थी। सुजाता, यह तो चमत्कार हो गया। मुझे तुम पर गर्व है। सुजाता अब एक सरकारी अधिकारी बन चुकी थी और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। यह खबर जब रुक्मिणी और निशा को मिली तो वे हतप्रभ रह गए। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मैंने अपनी असली लक्ष्मी को घर से निकाल दिया। रुक्मिणी अब सुजाता को वापस घर लाने के लिए मनोज से कहने लगी। सुजाता, माँ चाहती है कि तुम वापस आ जाओ। मनोज, मुझे याद है जब मेरी आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर थी और इस घर में मुझे अनदेखा किया गया था। लेकिन अब जब मैंने अपने प्रयासों से ऊंची उड़ान भरी है और सफलता के शिखर पर पहुंच गई हूं, तो यह पूछना अनुचित लगता है कि क्या मेरे अब केवल पद, धन और सफलता के आधार पर मुझे यहाँ बुलाया जा रहा, जबकि मेरा असली मूल्य मेरे संघर्ष और आत्मविश्वास में निहित है। सुजाता ने अपनी सास को एक घर खरीद कर दिया और उनका खर्च उठाने का वादा किया, लेकिन उसने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। सुजाता आईएएस अधिकारी बनी और महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी की गरीबी को उसकी कमजोरी मत समझो। मेहनत और लगन से इंसान अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। रामपुर गांव में सावित्री नाम की एक वृद्ध महिला अपने दोनों बेटों के साथ रहती थी। वह स्वभाव से कठोर और जिद्दी थी, हर बात में अपना ही फैसला चलाती थी। सावित्री के बड़े बेटे का नाम रमेश था, जो सीधा सादा और मेहनती था। छोटा बेटा सुरेश दिखावे में ज्यादा और जिम्मेदारी में कम था। रमेश की शादी पास के गांव की लड़की कमला से हुई थी, जो स्वभाव से बेहद सरल और शांत थी। पर सावित्री को उसकी सादगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह हर समय उसे ताने मारती रहती थी। माँ जी, मैं तो आपकी हर बात मानती हूँ, फिर भी आप हमेशा मुझसे नाराज रहती हैं। मेरी गलती क्या है, ये तो बता दीजिए। गलती यह है कि तू अनपढ़ गंवार है, मेरे बेटे के लायक नहीं। गांव के कामकाज के अलावा तुझे आता ही क्या है। आपकी जैसी इच्छा माँ जी, मैं तो सिर्फ आपका प्यार चाहती हूँ। आप जो कहेंगी मैं चुपचाप सह लूंगी। दिन बीतते गए और छोटे बेटे सुरेश की शादी एक शहर की लड़की नेहा से हो गई। नेहा शहर की लड़की थी, पढ़ी लिखी, खूबसूरत और आत्मविश्वासी। माँ जी, आपका घर तो बहुत पुराना और छोटा है, यहाँ तो मेरा दम घुटता है। कुछ नया इंतजाम कीजिए। कमला भाभी, आप यहाँ की बड़ी बहू हैं, जरा ये कमरा साफ तो कर दीजिए। मैं शहर में ऐसे गंदगी में रहने की आदी नहीं हूँ। ठीक है नेहा, मैं अभी साफ कर देती हूँ, तुम परेशान मत होना। कमला चुपचाप नेहा की हर बात सहन कर लेती। सावित्री को भी शुरुआत में लगा कि शहर की बहू पढ़ी लिखी है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। पर कुछ दिन बाद ही नेहा ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वह घर का कोई काम नहीं करती और हर बात में अपनी सास को जवाब देती रहती थी। माँ जी, मुझे घर के काम नहीं आते और न ही मैं आपके पुराने तौर तरीकों को अपनाऊंगी। कृपया मुझे परेशान न करें। बहू, मैंने तो तुम्हें प्यार से समझाया था, तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं शहर की लड़की हूँ, आपकी ये दकियानूसी बातें नहीं सुन सकती। आपके बेटे से कहकर मैं शहर चली जाऊंगी। माँ, नेहा नहीं है, उसे समय दो। तुम हर बात पर उसे मत टोका करो। बेटा, तू भी मेरी नहीं सुनेगा। तेरी पत्नी मेरी इज्जत नहीं करती, क्या तुझे यह दिखाई नहीं देता?
सुरेश अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज करता रहा। सावित्री धीरे धीरे शहर की बहू के व्यवहार से निराश होने लगी थी। एक दिन सावित्री बीमार पड़ गई। शहर की बहू नेहा ने उनकी बिल्कुल सेवा नहीं की, बल्कि दूर ही रही। माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं आपके पास हूँ, मैं आपकी सेवा करूंगी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। कमला, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? मैंने तो कभी तुम्हें प्यार नहीं दिया। माँ जी, आप मेरी माँ समान है, आपका गुस्सा, आपका प्यार ही समझती हूँ। कमला की सेवा और स्नेह देखकर सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उन्हें लगा कि कमला उनकी अपनी बेटी जैसी है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, तेरे प्यार ने मेरी आंखें खोल दी। ऐसा मत कहिए माँ जी, आपका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। धीरे धीरे सावित्री ठीक हो गईं और घर में एक बदलाव आ गया। अब सावित्री अपने सारे फैसले कमला से पूछकर लेने लगी। माँ जी, ये तो बहुत गलत बात है। मैं शहर से आई हूँ, फिर भी घर की सारी जिम्मेदारी आपने कमला को दे दी। नेहा, तुम कभी इस परिवार को अपना समझ ही नहीं सकी, इसीलिए कमला ही इस घर की मालकिन रहेगी। माँ, अगर यही बात है तो मैं भी शहर वापस जा रहा हूँ। नेहा सही कहती थी, यहाँ हमारा सम्मान नहीं। सुरेश और नेहा गांव छोड़कर शहर चले गए। सावित्री ने पूरे गांव के सामने कमला को अपनी संपत्ति सौंप दी। आज पूरा गांव कमला के गुण गाता है। सावित्री भी कमला के साथ खुशी खुशी रहती है। अब दोनों में गहरा प्रेम है। सच ही है, सम्मान और प्यार दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चे मन से होता है। सावित्री को यह बात आखिर समझ आ ही गई।